राम राम भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ कमेंट में जल्दी से, फटाफट से। कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट से कमेंट में आ जाओ जल्दी से, जितने लोग लाइव हो। बेटा, अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ बढ़ने वाले हैं और हम टॉपिक को कवर करेंगे, एटमॉस्फेयर। ठीक है? और आज शाम को आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसका आपको मजा आ जाएगा। 1 घंटे 45 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है। उस वीडियो को सारे लोग अच्छे से देखोगे और फिर रिव्यू करोगे कि सर कैसा रहा वो आपका आइडिया। ठीक है? और मैंने केवल आपकी मतलब अपने सब्जेक्ट में नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी क्या नाम है, ये बात रखी थी कि भाई क्यों ना एक काम किया जाए कि बच्चे को 20 घंटे में अगर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया तो 2 घंटे में उसका रिवीजन हम ही करा दें उसको, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है? तो एक बार आप उसको देखना। शाम तक वीडियो मिल जाएगा आपको। आज ही मैंने वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। 1 घंटे 45 मिनट का है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के सारे आपके बैच में ही मिलेगा। सारे के सारे मैंने टॉपिक को कवर करा दिया है। ठीक है? चलो, अब आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक हेडिंग डालो जल्दी से। टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अगर मैं आपसे एटमॉस्फेयर की बात करूंगा तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि एटमॉस्फेयर है क्या? वायुमंडल आप किसे कहोगे? बात को समझ रहे हो? एटमॉस्फेयर का मतलब है सर हमारी, मान के चलो ये पृथ्वी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये है जी हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, इसी चारों ओर के आवरण में एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है, तो ध्यान से सुनना। इसमें सर एक तो होती है गैसेस, एक होती है इसमें डस्ट, और एक होती है इसी में वेपर। इसमें होती है तीन चीजें। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो कवरिंग बन रही है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब बात आती है इसके एडवांटेज क्या है सर। एक तो हमें जीवन ही दे रही है ये, बोलो हाँ या ना। जीवन दे रही है हमें क्योंकि इसी में ऑक्सीजन है। और जीवन देने के साथ साथ, ध्यान से सुनना, ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है ना? बिल्कुल। स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा, जैसे लेक है, ट्रांसपोर्ट है, सेंसस है। ये सब लास्ट की बात है, पहले मेन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी बेटा, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो एटमॉस्फेयर, इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है हार्मफुल रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना? सूर्य से आने वाली खतरनाक पैरावैग्निक किरणों से हमें बचाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, जो एटमॉस्फेयर है, दूसरा एडवांटेज है हमें प्रोटेक्ट करता है ये एक्सटर्नल बॉडी से। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मैटियोर्स। मैटियोर्स जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में आने से पहले क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, टाटा बाय बाय फिनिश हो जाता है उसका। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूं इसमें एटमॉस्फेयर है क्या। सराउंडिंग ऑफ गैसेस, वेपर कॉमा डस्ट, हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो ध्यान से, मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूं कि क्या है, तो आपका आंसर होगा गैस, वाष्प और धूल से बना आवरण।
जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है। इसी को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है। फायदे लिख लेते हैं बेटा इसके। पहला फायदा, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्कैटरिंग करता है। प्रकाश को फैलाता है। दूसरा फायदा, ऑक्सीजन प्रोवाइड। तीसरा, ये हमें प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? एक तो यूवी रेज से, और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें एक्सटर्नल बॉडीज से। अब बात आती है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। इसके कॉम्पोजिशन में सबसे पहली बात, गैसेस होती हैं, डस्ट होती है और वेपर होती है। और ये चीजें मैंने मेंशन की हैं एटमॉस्फेयर में भी। अच्छा, अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? बताओ, अंतरिक्ष कहां से शुरू होगा? कितने किलोमीटर की हाइट से शुरू होगा? बताओ जल्दी से। चलो, आप बता नहीं पाओगे, मैं ही बताता हूं। ये है हमारी अर्थ। ये मान लिया हमने 100 किलोमीटर की हाइट पर एक कवरिंग है। तो 100 किलोमीटर हाइट की जो कवरिंग होगी, इसी कवरिंग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसी कवरिंग को नाम दिया जाता है कर्मल लाइन। इसी को कर्मन रेखा कहा जाता है। और जो ये कर्वन रेखा है, यही इंडिकेट करती है क्या? स्टार्टिंग ऑफ स्पेस। अंतरिक्ष की शुरुआत को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, अंतरिक्ष की शुरुआत को ये प्रदर्शित करती है। यानी कर्मन लाइन हमें यह बताती है कि अगर आप 100 किलोमीटर की हाइट से भी ज्यादा हाइट पर हो, इट मीन्स आप अंतरिक्ष में हो। ऐसा यूएसए की रिसर्च कंपनी के द्वारा कहना है। नोट कर दो जल्दी से।
रिवीजन वीडियो एप्लीकेशन पर ही है। आगे बढ़े। ये एकदम यूनिक जानकारी होगी आपके लिए जहां तक मेरा अनुमान है। कॉम्पोजिशन में गैसेस होती हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले नंबर आता है नाइट्रोजन का। ये होती है 78.1%। हम लिख सकते हैं इसमें कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है। वायुमंडल में ये सबसे ज्यादा होती है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा, कितने मीटर की ऊंचाई तक होती है ये। 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्या रिएक्ट करती है किसी के साथ? नहीं, बल्कि प्रोवाइड करती है ये हमें क्या, वायु दाब उपलब्ध कराती है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक रेनफॉल कराते हैं। अम्लीय वर्षा कराते हैं। इसके बाद आती है फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, पहली बात। ऑक्सीजन आती कहां से एटमॉस्फेयर में, तो आपका आंसर होगा बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड है ना, जैविक प्रक्रियाओं से आती है एटमॉस्फेयर में। जैविक क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में आती है। ये करती क्या है, तो आपका आंसर होगा पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। श्वसन में भाग लेती है। ठीक है, श्वसन में भाग लेती है ये, इसलिए इसे कहा जाता है गैस ऑफ लाइफ। इसको कहा जाता है जीवनदायिनी गैस। इसे जीवनदायिनी गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर आती है CO2।
CO2 की अगर मैं बात करूंगा तो जो CO2 है इसमें क्या कंडीशन है, इसको माना जाता है हैवीएस्ट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा हैवीएस्ट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर है। CO2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कराती है। अब इस चीज को बेटा समझना बहुत ध्यान से कि ग्लोबल वार्मिंग का बवाल क्या है, ये होता क्या है। ठीक, यहीं से आपको पूरा समझा देंगे एक बार में, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और अगर आपको बढ़िया समझ में आए तो कमेंट में फिर लिखना भी कि क्या है। देखो ध्यान से, ये सन है और ये है हमारी अर्थ, तो ये अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब गौर से सुनना मेरी बात को, सन से यहां ऐसे यूं रेडिएशन आएगा, जो ये रेडिएशन आएगा इस रेडिएशन को कहा जाएगा सोलर रेडिएशन। ठीक है ना। अर्थ यहां से फर्दर रिलीज हो करेगी रेडिएशन को, इसे कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पार्थिव विकिरण। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। सोलर रेडिएशन क्या करता है, हीट करता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करता है, कूलिंग करता है। अब ये दोनों बैलेंसिंग फॉर्म में होने चाहिए। अब होता क्या है, यहां पे गौर से सुनना मेरी बात को, यहां चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। ये क्या बन जाएगी, हार्ड कवरिंग बन जाएगी। और इसी हार्ड कवरिंग की गैसों को क्या कहा जाता है, आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस बन जा, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी आती है, CO2 आती है, वेपर आती है, मीथेन आती है, CFC आती है। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ध्यान से सुनना, मैं क्लियर लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ये गैसें पार्थिव विकिरण को रोकती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देती। और जब ये पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देती हैं, तब इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। बेटा एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाओ, ये बताओ समझ में आया नहीं आया। इसी को कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। अब एक एक करके समझो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पृथ्वी का पूरी तरह से, मैं साइड में हो जाता हूं फिर लिखता हूं, बताता हूं यहां। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, पृथ्वी का पूरी तरह से ठंडा न हो पाना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी का पूरी तरह से ठंडा ना हो पाना, यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वीक हो जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करता है, इट इज द रेडिएटर ऑफ अर्थ, ऐसे समझ लो आप।
हर एक गाड़ी में एक रेडिएटर होता है जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो ये हमारी पृथ्वी का रेडिएटर है। और ग्लोबल वार्मिंग कौन सी जिन गैसों की वजह से होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन कौन सी गैस है? CO2 वेपर, CH4, CFC। यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वीक करके अर्थ को ठंडा नहीं होने देती हैं। इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, या इन गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और याद रखना, जलवाष्प जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। बात समझ में आ रही है? यानी ये भी क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग करता है। ईमानदारी से बताओ, समझ आया नहीं आया? हाँ जी। एक और गैस का नाम लिखो, आर्गन। 0.94%। आर्गन कितनी है? 0.94% है। हो गया? अब दो और कंपोनेंट बचे हुए हैं जिनमें एक लिखना है आपको, वेपर। वेपर की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बताया सबसे पहली बात, इसका सोर्स क्या है? एक तो आता है एवेपोरेशन, और एक आता है ट्रांसपिरेशन। इसे कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन, और इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। अब आप सभी इसको अच्छे से जानते ही होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं वाष्पीकरण की, तो सबको पता है सर, टेम्परेचर हाई होने पर होता है। और ऐसी सिचुएशन में वाटर किस में बदल जाता है? तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस में? वेपर में। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो लीफ होती है वो रिलीज करती हैं क्या? रिलीज करती हैं वेपर। पत्तियां वाष्प छोड़ती हैं। ठीक है ना? पत्तियां क्या छोड़ती हैं? वाष्प छोड़ती हैं। चलिए जी, आगे बढ़े। चलो, अब मैंने अभी बताया आपको कि इसका अमाउंट कितना होगा। 3 से 4% होता है कहां पर? इक्वेटर पर। और 1% के तकरीबन होता है कहां? पोल्स पे। कहां होता है? पोल्स पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अबे ऑक्सीजन का तो O2 ही होता है। ये मैंने ऑक्सीजन जो लिखा था वो रफ कर दिया था, ये अलग है। एक तो ये रेनफॉल में हेल्पफुल होती है। ठीक है ना? दूसरी बात,
ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। वर्षा में सहायक होती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। जब ये प्रकाश को फैलाते हैं तो फिर हमें वस्तुएं चारों तरफ चमकती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, एक तो पहला इसका एडवांटेज ये हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होता है ना, डस्ट पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो डस्ट पार्टिकल जो होता है इसे हाइग्रोस्कोपिक सेंटर कहा जाता है। आर्द्रता ग्राही केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता ग्राही केंद्र कहा जाता है। इस बात का मतलब समझना क्या है। ठीक है, चलिए जी, इस बात का मतलब यह कि ये डस्ट पार्टिकल है, ये चारों तरफ से क्या करेगा, अपने चारों तरफ से वेपर को अट्रैक्ट करेगा कि आओ मेरे पास आके बैठो, बातें करते हैं, है ना, आओ मेरे पास आओ बैठो बातें करते हैं, ऐसे समझ लो आप। आसपास के एरिया से सारे के सारे वेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होने पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, कंडेंसेशन करा देगा। तो आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब क्या है, इस बात को मैं लिखता हूं यहां पे। ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा वेपर। ये वाष्प को आकर्षित करता है। आगे बात समझ में? ये क्या करता है, वाष्प को आकर्षित करता है और फिर हेल्प करता है किस चीज में, हेल्पफुल इन कंडेंसेशन। ठीक है ना, क्या करता है फिर ये, हेल्पफुल होता है किस में, कंडेंसेशन में, यानी कि फिर ये संघनन में सहायक होता है। संघनन में क्या होता है फिर ये, सहायक होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो डस्ट पार्टिकल जितने भी हमारे आसपास मौजूद हैं, इनका भी एक बड़े लेवल पर एडवांटेज माना जाता है। और वो क्या एडवांटेज है, वो आपके सामने है कि भाई साहब, एक तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश को फैला रहे हैं। आप ये सोचो आपके रूम में डस्ट पार्टिकल है या नहीं, ये मत सोचना हमने सफाई करा दी है। आपके रूम में भी डस्ट पार्टिकल है, यहाँ स्टूडियो में भी डस्ट पार्टिकल है, जब भी आपको सारा सब कुछ ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे ना, तो जितनी भी हमारे पास लाइट है, वो सारी की सारी लाइट जो होगी वो एक सीधी लेजर बीम की तरह कार्य करेगी। आगे बात समझ में? तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ द
एटमॉस्फेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे यूं डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल आएगा। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल आएगा सबसे पहले। ठीक है। सेकंड लेयर जो होगी इसे कहा जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। इसे कहा जाएगा मीजोस्फियर। इसको कहा जाएगा आयनोस्फियर। आयन मंडल। और इसे कहा जाएगा फिर एक्सोस्फियर। वरह मंडल। ठीक है, वरह मंडल। चलिए जी, क्या हुआ अन्नू, आप रुक कैसे गए? हाथों में दर्द होने लग गया? तो एक काम करो, 300 रुपए का एक मजदूर पकड़ो, उससे कॉपी पेस्ट कमेंट कराओ। मैं तो इंतजार कर रहा था आपका कि मुझे तो लग रहा था आप काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हो कॉपी पेस्ट कमेंट करने में, लेकिन अब तो आप रुक गए, ये तो गलत हुआ। दोबारा करो, है ना? कल की क्लास में भी देखा होगा, पीयूष सर ने भी आपको अपनी क्लास में बोला होगा कि क्लास के लास्ट में आप 2 मिनट में जो आपकी समस्या है उनको आप बताएंगे, उनको नोट डाउन कर लिया जाएगा, फिर उस पर आगे काम कर दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये कि आपने सब बचपन में ही पढ़ रखा है कि डस्ट पार्टिकल का क्या एडवांटेज है, ये परसों ही आपने तैयार किया था, जल वाष्प का क्या एडवांटेज है, ग्लोबल वार्मिंग तो आपने चलते फिरते आपको यूं ही चुटकियों में याद हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग तो इसलिए आपने एक कमेंट पकड़ा और पिछले लगभग 5 मिनट से आपने बैक टू बैक कमेंट किए। अभी दिखाता हूं मैं सारे बच्चों को कितने कमेंट किए आपने, है ना? आप बहुत जीनियस स्टूडेंट हैं, एक ट्रॉफी भिजवाते हैं करियर से आपके लिए। करो, लगातार कमेंट करो। मान लो एग्जाम में स्कोर हो पाए या ना हो पाए, कम से कम इसी बात में स्कोर हो जाए कि हमने इतने कमेंट किए आज क्लास में, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो आपको पहले से ही आता होगा, है ना? और हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसका एक फायदा जरूर होगा कि आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के खोल के ऐसे यूं बैठ जाओगे, तो घर वाले पूछेंगे जी पढ़ रहे हो? कि हाँ देखो नोट्स है। अभी आप ये नहीं कह पाते होगे कि पढ़ रहे हो, कि अरे हाँ पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, फोन हाथ में। समझ सकते हैं परेशानी आपकी। करो करो, कॉपी पेस्ट कमेंट करो। हाँ जी, बाकी लोग इधर ध्यान दे लो, क्योंकि तुम्हें ये चीजें आती नहीं होगी। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट लेयर मानी जाती है, सबसे निचली परत मानी जाती है। ये है सबसे निचली परत।
ये इसी में रह रहे हैं हम, ये पृथ्वी का सतह है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर इसकी हाइट कम होती है, 8 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर पर इसकी जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर होती है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, इस क्षोभ मंडल में क्या होता है? पहली बात तो वेदर इवेंट्स होते हैं। मौसमी घटनाएं होती है। इस क्षोभ मंडल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर घटता है। मतलब कि हाइट अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है ऊंचाई पर जाने पर। टेम्परेचर जो घटता है इसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। इसको कहा जाता है सामान्य ह्रास दर। और ऐसा माना जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेटोस्फियर वाला जो भाग होता है यहां पर क्या पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर वाले भाग में इसको क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है ओजोन लेयर। क्या कहा जाता है इसको? ओजोन लेयर कहा जाता है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को, ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है इसको। और ओजोन लेयर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। सूर्य से आने वाली पैरावैग्निक किरणों से हमें बचाती है। तो कुछ किरणों को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब यहां टेम्परेचर कम हो रहा था यहां टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं लिख देता हूं, ये स्ट्रेटोस्फियर क्या करता है? यूवी रेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पैरावैग्निक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। मैजोस्फीयर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या होता है मैजोस्फीयर में? इसे माना जाता है कोल्डेस्ट लेयर। सबसे ठंडी परत है। ये 18 किलोमीटर तक है, ये 50 किलोमीटर तक है, ये 80 किलोमीटर तक है। ठीक है जी। 80 से ये है 650 किलोमीटर तक। आयन मंडल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें रेडियो सैटेलाइट लगाए जाते हैं। और यहां टेम्परेचर बढ़ता है। एक्सोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहां पर लगाए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह। टेम्परेचर यहां भी बढ़ता है। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां घटा, यहां बढ़ा, फर्दर यहां घटा। तो 3 लेयर में तो यही चलता रहता है कि घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया। यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहां के बाद में फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यही कारण है कि इन दोनों लेयर को, यानी कि एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को थर्मोस्फीयर कहा जाता है।
इन दोनों को तापमंडल कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? तापमंडल के नाम से जाना जाता है। जल्दी से नोट कर दो। मैटियोर प्रोटेक्शन के बारे में और बताना है आपको। आगे बढ़े। आयनोस्फीयर में उल्का जलते हैं, इसमें मैटियोर वर्ण होते हैं। उल्का जो है इसमें जलते हैं, और ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो मध्यमंडल क्या करता है? उल्का से सुरक्षा करता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म? पूरा समझ में आया नहीं आया? चलो, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 8 पोल से मतलब है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तो है यहां पे, इसकी 18 किलोमीटर की ऊंचाई है यहां पे। ये है, ठीक है, हटा दूं? चलो, एटमॉस्फेयर हो गया जी पूरा। अब डालो आप लोग जल्दी से हेडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब। प्रिया सिंह का कमेंटर है, आपका टेलीग्राम किस नेम से है? टेलीग्राम नहीं है मेरे पास, मैंने बनाया नहीं है। मैंने बोला तो था, जो मेरा यूट्यूब चैनल है विवेक यादव ज्योग्राफी के नाम से, उसके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ व्हाट्सअप चैनल लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरी प्राइवेसी है। इनफैक्ट इतना बेहतर है वो तो कि मुझे खुद नंबर दिखाई नहीं देते किसी के, कि कौन इसमें है या नहीं है। उसमें केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो ध्यान से, सीधा सीधा डेफिनेशन हो जाएगा कि जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। इसे क्या कहा जाएगा? प्रेशर exerted by air on पर्टिकुलर एरिया। यानी कि निश्चित क्षेत्र में वायु द्वारा डाला गया दाब।
वायुदाब कहलाता है। ठीक है। शिवांगी का कमेंट आ रहा है, आपका पर्सनल चैनल नहीं मिल रहा है यूट्यूब में। विवेक यादव ज्योग्राफी के नाम से सर्च करोगे वहां मिल जाएगा, या सीधा सर्च करना आप गंगा रिवर बाई विवेक सर। ब्लू कलर की शर्ट में वहां पे मैंने गंगा पढ़ा रखी है, वहां से मिल जाएगा। निश्चित क्षेत्र में वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यूनिट क्या होती है इसकी? बार होती है। और मेजरमेंट किसमें करते हैं हम लोग? एमबी, मिली बार में। किससे किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर यूज्ड इन मेजरमेंट। है ना? बैरोमीटर का प्रयोग मापन में किया जाता है। और बैरोमीटर में क्या होता है अगर आपसे पूछता है तो? मरकरी होती है। ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात को। मरकरी हाई, मरकरी लो, मरकरी पहले लो फिर हाई। देखो ध्यान से, मरकरी अगर हाई है तो इसका मतलब हाई प्रेशर है, और इसका मतलब फिर वहां पे क्लियर वेदर है। मरकरी अगर लो है तो इसका मतलब लो प्रेशर है, और लो प्रेशर है तो वहां पे स्टॉर्म पॉसिबिलिटी है। यहां पे क्या है? आंधी की संभावना। मरकरी पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे रेनफॉल अप्रोच है, या रेनफॉल पॉसिबिलिटी है। वहां पे वर्षा की संभावना है। अब आप बोलोगे इसकी जगह पानी क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मरकरी का इस्तेमाल किया? पानी इस्तेमाल करने का नुकसान ये होगा, इवेपोरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो दो तरीके से किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका हॉरिजॉन्टल, और एक होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज। ठीक है, दो तरीके से समझना है। जब हम ऊंचाई में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो गौर से सुनना, इसमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में ये होता है हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट के अकॉर्डिंग कैसे होगा? देखो ध्यान से, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में गौर से सुनना मेरी बात को, सेम हाइट के यहां एयर कॉलम मान लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ए बी सी डी। सेम हाइट के यहां पे एयर कॉलम मान लेते हैं। सेम हाइट के जो एयर कॉलम होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इनमें अगर आप एयर भर दोगे तो सबसे ज्यादा इसमें एयर होगी, तो प्रेशर इसका ज्यादा होगा।
सबसे कम इसमें होगी तो इसका प्रेशर सबसे कम होगा। यहां से जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचोगे, ऊंचाई पर आप जैसे जैसे जा रहे हो, तो मैं यहां सीधा लिख सकता हूं कि हाइट क्या हो रही है, यहां पे हाइट इंक्रीज हो रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओए, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। तो जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हम जाएंगे वहां प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आपका आंसर होगा प्रेशर जो है वो घटेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब आप स्टडी करोगे हाइट के अकॉर्डिंग तो यहां अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब आप स्टडी करोगे ऐसे यूं सरफेस पे तो यहां अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। और बहुत बड़ी मिस्टेक कैसे करते हैं ये भी बताता हूं मैं। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में रिलेशन ये होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब वो क्या क्वेश्चन करते हैं पता है, कि सर ऊंचाई पे जाने पे तो टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाना चाहिए। नहीं बाबू, नहीं होगा ज्यादा। ओवरऑल जो अमाउंट था एयर का वो तो घट गया, तो फिर यहां प्रेशर बढ़ाएगा कौन, जब अमाउंट ही घट गया तो। ठीक है, कल हम लोग कल की क्लास में प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वायु दाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।